हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर ठीक है क्या क्या पढ़ लिया था आपने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर बायोट सावर्ट लॉ, एम्पीयर सर्किटल लॉ वो हमारे हो चुके थे, उनके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। ठीक है, टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। इससे पीछे के वीडियो आपने देख लिए होंगे। आज हम उन्हीं के ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पीछे पढ़ लिया था हमने कि दो स्ट्रेट वायर्स के बीच में आपके पास कितनी फोर्स होती है। दो स्ट्रेट वायर्स हैं, मान लो I1 I2। ठीक है, ये पीछे आपने नोट्स बना लिए होंगे। डिस्टेंस क्या थी, R थी। इन दोनों स्ट्रेट वायर्स के बीच में कितनी फोर्स थी। अब ये दो स्ट्रेट वायर करंट सेम था तो आपने पढ़ा था दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट होगा करंट तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स थी, आपको ध्यान होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला आपका था, बट ये किसका था, फोर्स पर यूनिट लेंथ का था। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया था, जितनी भी लेंथ हो उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई कितनी लेंथ के लिए निकालनी है इसके ऊपर। तो इसी के ऊपर आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रेट वायर दी हुई है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहां से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगुलर लूप रखी हुई है। उस रेक्टेंगुलर लूप के भी दे रखे हैं अपने को, लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जो ब्रेड्थ है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसके अंदर करंट फ्लो भी दे रखा है, कितना, 2 एम्पियर। ठीक है, क्या दे रखा है, 2 एम्पियर। मान लो मैं इसका नाम दे दूं P, Q, R और S। ठीक है, तो कितनी वायर्स हो गई अपने पास, स्ट्रेट वायर कितनी हो गई, एक तो PQ हो गई, एक QR हो गई, एक RS हो गई और एक SP हो गई। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर आपको क्या बता रहा है, क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालिए इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर, लूप के ऊपर। ठीक है, इस लूप के ऊपर, इसके कारण, ये जो स्ट्रेट वायर है ना, इसके कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर दे रखी है इसके कारण कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी। दूसरा लूप के ऊपर टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क निकालना है, वो रोटेट करेगी या नहीं करेगी तो वो बात की बात है। ठीक है, करेगी तो कितना टॉर्क होगा, नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, इस तरह से ना। तो टॉर्क कितना होगा, वो दो चीजें हमें निकालनी है। तो इसके लिए अपने पास क्या हो गई, देखो ये स्ट्रेट वायर हो गई, ये स्ट्रेट वायर हो गई, दोनों हो गई। यहां से देखना, ये हो गई और ये हो गई, इन दोनों को देखो। और ये फोर्स और इन दोनों के ऊपर तो फोर्स लगेगी नहीं क्योंकि तो ऐसे रखी, तो इनके ऊपर तो नेट फोर्स QR और SP के ऊपर तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नेट फोर्स किस पे लगेगी, एक तो PQ वायर के ऊपर लगेगी और एक किस पे, RS पे लगेगी, क्योंकि पैरेलल यही है इसके। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी, क्या मान लू मैं, F1 मान लू। फोर्स बिटवीन वायर एंड जो PQ है इसके बीच में क्या मान लू, F1 मान लू। सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, फोर्स ऑन वायर, स्ट्रेट वायर होगा ना PQ, ड्यू टू, इसको XY मान लेते हैं, स्ट्रेट वायर XY कितनी होगी, F1। क्या फॉर्मूला था अपने पास, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr और इनटू क्या, लेंथ, क्योंकि पर यूनिट लेंथ के लिए तो यही फॉर्मूला था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। बट यदि जितनी लेंथ होगी उस लेंथ से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से आपके पास F1 आ गई, ये F1 आ गई। अब इनके बीच में RS और XY के बीच में फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन RS ड्यू टू वायर XY, तो उसको क्या मान लू मैं, F2 मान लू। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन R ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। यहां पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R डैश मान ले, कितनी हो गई, 1 + 4 कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, 2πr डैश।
लेंथ उतनी ही है तो L। बट अब ध्यान से सुनो, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी F1। देखो ये करंट और ये करंट, दोनों करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। इसको मान लेते हैं मैं I1 मान लूं, इसको सपोज क्या लिख दूं, I2 लिख दूं। I1 की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 एम्पियर दे रखा है, ये अपने को दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, R दे दिया 1 सेंटीमीटर, R डैश यहां से लेकर के यहां तक लेनी है, ये ध्यान रखना। तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी, यहां से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब डायरेक्शन की बात करते हैं। जब हमने ये कहा था कि करंट की डायरेक्शन यदि सेम हो तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कौन सी फोर्स हो गई, अट्रैक्टिव हो गई, ये अट्रैक्टिव हो गई। ये वायर और ये वायर दोनों के बीच में देखो करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर जा रही है, इसमें नीचे जा रही है, ये क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे। तो कौन सी फोर्स हो गई, रिपल्सिव हो गई। अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन, ये वायर इसके पास आ रही है, ये इससे दूर जा रही है। ठीक है, तो F1 तो इधर हुई, F1 इस वायर फेस के ऊपर लगी, F1 तो इधर लगी और F2 उधर लगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो वेक्टर लो लगा दो। डायरेक्शन यदि सेम होती तो हम क्या कर देते, ऐड कर देते। अब अपोजिट है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये देखो कौन सी ज्यादा है। ठीक है, देखो ऊपर वाली चीज तो सेम है दोनों में, ये भी सेम है। R और R डैश के ऊपर डिपेंड करेगा। अब R क्या हुआ, कम हुआ क्योंकि 1 सेंटीमीटर है। R डैश कितना है, 5 सेंटीमीटर, ज्यादा हुआ तो कौन ज्यादा हो गया, F1। तो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स कितनी हो गई अपने पास, अब नेट फोर्स लिख दो F1 माइनस F2। नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन द लूप। ठीक है, F मान लेता हूं उसको, क्या आ जाएगी, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, यही हुआ। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है पहले, तो मैग्नीट्यूड है तो ये हटा देते हैं वेक्टर, तो F1 माइनस F2 हो गई। F1 की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2πr माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr डैश इंटू L। अलग अलग सोल्व करो तो अलग अलग कर लेना, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, कैलकुलेशन एक बार ही करनी पड़ेगी। तो यहां से क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2π भार I1 I2 भार, ठीक है, और L भी भार। अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R। अब यहां से आप डायरेक्शन में यदि मैं बात करूं तो डायरेक्शन किधर होगी, बोलो, दो ही बात है, या तो वो टुवर्ड्स द वायर होगी या अवे फ्रॉम द वायर होगी। अब इसमें ज्यादा कौन सी है, F1 ज्यादा है, F2 कम है, तो किधर वायर आएगी, F1 किधर आएगी, टुवर्ड्स, क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स। ठीक है, तो वो ये अट्रैक्टिव होगी, क्या होगी, अट्रैक्टिव, टुवर्ड्स द स्ट्रेट वायर। डायरेक्शन लिखोगे तो क्या लिख दोगे, टुवर्ड्स द स्ट्रेट वायर, या क्या कह सकते हैं, अट्रैक्टिव। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अट्रैक्ट। अब मान लो यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट, इसमें क्लॉकवाइज दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज होती तो एंटी क्लॉकवाइज होती, ये करंट कहां जाता, नीचे, ये करंट कहां जाता, ऊपर, तो ये ज्यादा हो जाती। ठीक है, तो वो क्या करती, रिपल्सिव। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या होगा यदि करंट की डायरेक्शन आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, सारी चीजें अपने को दे रखी हैं, पुट कर देता हूं। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट अपॉन 2π कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। I1 दे रखा है 5, I2 दे रखा है 2, लेंथ दे रखी है अपने को कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के मीटर बना लो तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1, क्या आ गया, 0.1 आ गया ना। अब 1 अपॉन R की वैल्यू 1 क्या आएगा, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर का मीटर बना लिया। ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन, ये है 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो यहां से भार ले लो 10⁻⁻2, तो ये तो आ गया कितना, 5, 2 2 4 4 5 20,
20 को 0.1 से किया तो 2 ही बच गया, इंटू 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -2 बाहर आया, ये 1 - 1/5 हो गया। तो ये कितना बच गया 4/5। एक में से 1/5 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 4/5। तो 4/5 अपना आया, तो 2 × 10⁻⁴ ऊपर चली गई, -5 बच गई, ठीक है। और ये आ गया इंटू 4/5, 5 में से क्या 4 बच गया ना, और 5 से इसको काट दूं तो 0.4 पे कट गया, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 1.6 × 10⁻⁻5 न्यूटन। और कौन सी अट्रैक्टिव, कौन सी हो जाएगी अट्रैक्टिव, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻5 अट्रैक्टिव। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। यदि रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर क्या पूछे आपसे, फोर्स पूछे, और यदि करंट की डायरेक्शन वो रिवर्स कर दे तो आप कैसे करेंगे, वो क्या हो जाएगी रिपल्सिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिपल्सिव। अब एक बात बताओ, वायर जो है वो इस तरह से रखी थी अपनी, रेक्टेंगुलर वायर अपनी रखी थी इस तरह से रखी थी, ऐसे रखी थी ये वायर, इस तरह से रखी है। अब ये इधर जा रही है या इधर जा रही है, कहाँ रोटेट कहाँ कर रही है, ऐसे घूम रही है क्या, नहीं घूम रही, क्या नहीं कर रही, रोटेट कर ही नहीं कर रही। तो टॉर्क कितनी है 0, नेट टॉर्क कितनी है, क्योंकि रोटेट करने के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए थी, इस पे इस तरह से होनी चाहिए थी, इस पे इनवर्ड होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो टॉर्क नहीं लगेगी, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी 0। सेकंड केस, टॉर्क टाउ बराबर 0, ठीक है। कॉइल रोटेट नहीं करेगी, तो इसके ऊपर जो नेट टॉर्क आपकी आएगी वो कितनी होगी 0 हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम ये लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 3000 गॉस, क्या दे रखा है 3000 गॉस, किधर दे रखा है अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, भाई माइनस होता तो यहाँ लिख देता, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में दे रखा है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। रेक्टेंगुलर लूप दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, इसके अंदर दे रखा है। टॉर्क निकालनी है लूप के अंदर, दो केसेस अपने पास है। पहला केस मान लेता हूं ये है, इस तरह से अपने पास ये दे रखा है एक्स वाई और जेड दे दिया, और यहां पे वायर रख दी, ये वायर यहां पे रख दी इस तरह से, ठीक है। करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और इस सेकंड केस के अंदर वायर को कहां रख दिया, एक्स वाई प्लेन के अंदर रख दिया। इस केस के अंदर वायर कहां रखी है, वाई जेड प्लेन के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो दो डिफरेंट केसेस है अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो वेक्टर क्वांटिटी है, बी वेक्टर में लिख दूं, किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3000 गॉस है, गॉस है तो टेस्ला बना लो, 10 की पावर क्या होती है -4। 1 टेस्ला के अंदर अपने पास होते हैं 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस होता है, तो 1 गॉस क्या आएगा 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। ये जब हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो पहला लेक्चर किया था, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब डिफाइन कर रहे थे, तो वहां पे हमने इसकी यूनिट से लिखी थी बायो-सैवर्ट्स लॉ से पहले, जो भी हमने किया था। तो टेस्ला आ गई, ये टेस्ला आ गई। डायरेक्शन देखो इधर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव देखो एक्स एक्सिस के लिए क्या करते हो आई कैप, एक्स एक्सिस के लिए क्या लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए क्या लेते हो जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए क्या लेते हैं के कैप। तो डायरेक्शन क्या हो गई के कैप हो गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब इस वायर को कहां रखा हो, वाई जेड प्लेन के अंदर रखा है, तो एरिया वेक्टर कहां होता है बताओ, परपेंडिकुलर। तो लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, कितनी हो गई 10 × 5 L × B हो गई, एरिया हो गया L × B। डायरेक्शन बताओ, वाई जेड प्लेन के अंदर रखी है, तो परपेंडिकुलर कहां जाएगा एक्स एक्सिस में, भाई इसका परपेंडिकुलर कहां होगा एक्स एक्सिस में। तो क्या आ गया आई कैप आ गया नहीं आ गया। एल की वैल्यू रख लो, कितनी है 10 है, इसकी कितनी है 5 है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 10 की पावर क्या हो गई -4 मीटर स्क्वायर,
क्या आ गई, -4 मीटर स्क्वायर। किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ गई है, तो क्या लिखोगे, आई कैप। इसकी डायरेक्शन किधर गई भाई, एरिया तो कहाँ होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन के अंदर वायर रखी है, तो कहाँ किधर जाएगा, एक्स एक्सिस में। अब यदि वायर इधर रखी होती तो किधर जाता, ये माइनस हो जाता, क्या हो जाता, माइनस हो जाता, इधर रखी होती तो इतना ही फर्क था। तो अब जो है अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई और जेड प्लेन के अंदर रख दी, आई वेक्टर आ गया, ठीक है। और इसको इसकी बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। अब आपको किसका पता होना चाहिए, कौन से फॉर्मूला का, टॉर्क का फॉर्मूला का आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, NIAB sin थीटा। ये आपने पढ़ लिया था, क्या, NIAB sin थीटा आपने ये पढ़ लिया था। तो इसके लिए आपको वीडियो चेक करते हैं, सही है। NIAB sin थीटा टॉर्क का फॉर्मूला था। और वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने ये पढ़ा था ना, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ वेक्टर बराबर NIA क्रॉस B लिख दो या NIAB sin थीटा लिखते थे इस तरह से। अब यहाँ एक ही कॉइल है तो n की वैल्यू तो कितनी है, 1 है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1 है, ठीक है। करंट दे रखा है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें दी हुई है। तो यहां से ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से हमने ये लिखा है, इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो टाउ वेक्टर क्या आएगा, n की वैल्यू तो 1 हो गई, करंट की वैल्यू 12 दे रखी है, ठीक है। A क्रॉस B, A की वैल्यू है कितनी, यहां पे लिख लो 50 आ गया, 50 इंटू 10⁻⁻⁴। B की वैल्यू दे दी, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 3 इंटू 10⁻⁻1। समझ आया ना भाई, 1 2 3 जीरो हट गई, प्लस की है, ठीक है, -1 बच गई। और A क्रॉस B है, तो यहाँ पे I क्रॉस के क्या आएगा, I क्रॉस, समझ आया। इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 12, 12 36, 36 को 5 से गुणा कर दो, या 12 5 60, 36 18, कितना आ गया 180, और एक जीरो ये है, 10 की पावर कितनी हो गई, -4 और 1 5, 4 और 1 5, यही आया भाई। 12 5 60, 36 18, 180 और एक जीरो हो गई। टॉर्क यूनिट होती है क्या, न्यूटन मीटर। क्या होती है, न्यूटन मीटर। आई क्रॉस के क्या होता है, ये बताओ। अब क्या पढ़ा था हमने 11th क्लास के अंदर, जब आपने किया था तो आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के है, आई ये हो गया, के ये हो गया, आई क्रॉस के ऐसे गए, आई क्रॉस के ऐसे गए, थंब कहां है, इनवर्ड, तो क्या आएगा, -j। क्या आएगा, -j। आई ये हो गया, जे कैप ये हो गया, और के कैप अपना ये हो गया, ठीक है, यही हुआ। तो आई क्रॉस के जा रहे हो तो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। आई क्रॉस के, तो थंब कहां है, इनवर्ड हो गया, कहां हो गया, अंदर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव आया, तो ये आया -j कैप। ए क्रॉस आई होता है +j, ठीक है। तो ये आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर 1 2 3 कम हो गई, -2 न्यूटन मीटर -j कैप, माइनस बाहर लिख दो। नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, नेगेटिव वाई में इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये अपना आंसर आया टॉर्क का। सेकंड केस के अंदर देखो, सेकंड केस के अंदर देखेंगे, सेकंड केस के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, ये पहला केस हुआ। सेकंड केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, एरिया की बात कर लो, एरिया किधर होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा है, एरिया कहां जाएगा, जेड में, कहां जाएगा, जेड में, तो के कैप आ गया, यहां भी के कैप आ गया। बाकी टॉर्क का फॉर्मूला वही है, एज इट इज वैल्यू रखूंगा, बट यहां से ये वैल्यू हमने रखी, एन की वैल्यू 1 हो गई, ये 12 हो गया, ठीक है। एरिया हमारा ये 15 × 10⁻⁻⁴ आ गया,
बी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻1 हो गई। यहां भी के क्रॉस है, यहां भी के है, तो के क्रॉस के क्या होता है, एक ही डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, तो टॉर्क तो होगी ही नहीं। मींस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारे क्या होते हैं, जीरो। तो टॉर्क कितनी हुई, जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सारे क्या होते हैं अपने जीरो। ठीक है, तो इस वायर के ऊपर टॉर्क होगी ही नहीं। टॉर्क कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो टॉर्क का एक क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने इससे पहले फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट वायर्स ये कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर by 50%, its resistance is increased so that new resistance becomes कितना हो गया, twice of its original resistance। आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमने ये पढ़ा था कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, घट भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा वो देखना है, घटती है तो कितना परसेंट घटती है, बढ़ती है कितना परसेंट बढ़ती है। ठीक है, ये देखना है। सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है, करंट सेंसिटिविटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कितनी बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी। क्या करके कि नया रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया। तो मान लेता हूं ओरिजिनल करंट सेंसिटिविटी IS है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है और ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी VS है। तो VS किसके बराबर है अपना, IS अपॉन R, यही है। अरे यही है, ये हमने पढ़ा था। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में ये रिलेशन था। IS ने, ये सारी ओरिजिनल सेंसिटिविटी ये है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये है, ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी ये है। नए में क्या करा, नए में ये किया है कि करंट सेंसिटिविटी कितनी बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी। ध्यान से समझना, IS डैश पहले कितनी थी, IS, ठीक है, कितनी बढ़ा दी, 50%। तो 50 डिवाइडेड बाई 100, अरे यही है, ऐसे ही तो करते हैं। जैसे मान लो किसी चीज के अंदर 50% इंक्रीज करें तो 50 का मतलब क्या हो गया, आधा। तो पहले L थी लेंथ सपोज, बाद में L/2, तो टोटल कितनी होगी, 3L/2। तो यहीं पे करंट सेंसिटिविटी वाली बात है। क्या आ जाएगा, IS प्लस कितना आ गया, IS/2 हो गया, ये 2 पे कट गया, तो कितना आ गया, 3/2 IS। यही हुआ भाई, पहले हमारी वो करंट सेंसिटिविटी IS थी, अब 50% उसके अंदर इंक्रीज कर दी तो कितनी हो गई, 3/2 IS कर दी। रेजिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो नया रेजिस्टेंस कितना हुआ, R डैश, कितना दे दिया, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, कितना 2R। ठीक है, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर कितना चेंज आएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला है, ये रहा। मान लेते हैं इसके केस में VS डैश, VS डैश क्या आएगा, IS डैश डिवाइडेड बाई R डैश। IS डैश की वैल्यू कितनी है, 3/2 IS है। R डैश की वैल्यू कितनी है, 2R है। तो कितना आ गया, 3/4 IS अपॉन R किसके बराबर है, VS। देखो बढ़ी है घटी, पहले VS थी, बाद में VS डैश कितनी हो गई, 3/4 टाइम्स ऑफ VS हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, क्या हो गई, घट गई। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज यहां से निकालो। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, यहां से हम परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आएगी, पहले कितनी थी VS, बाद में कितनी हो गई -VS डैश अपॉन ओरिजिनल और इनटू 100%। यही है, इंक्रीज होता तो VS डैश -VS कर देते, इतना ही है। तो VS की वैल्यू कितनी है, VS है, VS डैश कितना है, 3/4 VS है, सॉरी 3/4 VS है।
डिवाइडेड बाई Vs और इंटू 100%। इसको सोल्व कर लेंगे हम इजीली। Vs कॉमन आ करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने पास क्या आया, Vs कॉमन आ करके कट गया, Vs यहाँ से कॉमन आया तो Vs से Vs कट गया, क्या बचा 1 -3/4 इंटू 100%। एक में से 3/4 घटाओ, कितना आएगा 1/4, 25% डिक्रीज हो। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, 25% डिक्रीज हो। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने करे और कुछ आप करना।